इन तीनों संख्या में पॉइंट वाली भी संख्या नहीं आती है, भिन्न वाली संख्या भी नहीं आती, एक नंबर्स जो आते हैं वही आते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या के लिए 2 गुणनखंड कंपलसरी चाहिए और भाज्य संख्या के लिए 3 चाहिए। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स जो है अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। आज आपके नंबर्स से जुड़े सभी डाउट्स पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं धनेंद्र बसोने स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के अंतर्गत संख्याओं से जुड़ी सभी जानकारी, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं को किस तरीके से बांटा गया है और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, यह सब कुछ सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही कम समय में आपके नंबर्स से जुड़ी यानी संख्याओं से जुड़ी सभी डाउट्स पूरी तरह हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संख्या यानी नंबर्स। दोस्तों, जो नंबर्स है इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, और दूसरा है इमेजिनरी नंबर्स यानी काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब देखिए, रियल नंबर या वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जिसे हम संख्या रेखा यानी ये संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। गणित की जितनी भी संख्याएं होती है वो वास्तविक संख्या होती है, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, परिमेय संख्या हो, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। जैसे 2/3 होगा, ये भी वास्तविक संख्या है। मान लीजिए हम 2 लिख दिए, ये भी एक वास्तविक संख्या है। √3 ये वास्तविक संख्या है। 0.9 लिख दीजिए, ये भी एक वास्तविक संख्या है। यानी गणित में उपयोग होने वाली सभी संख्या जो है वास्तविक संख्या आती है। जैसे 0 वास्तविक संख्या है, पाई वास्तविक संख्या है, √5/3, ऐसी जितनी भी संख्या है ये सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, काल्पनिक संख्या वे संख्याएं होती है जिसे हम संख्या रेखा पर यानी कि नंबर लाइन पर दर्शा नहीं सकते हैं। वे सभी संख्याएं काल्पनिक संख्या होती है। इसके अंतर्गत देखिए, जैसे √-7, √-3, √-5, ये सभी संख्याएं काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आती हैं। जैसे इसमें हमने देखा होगा आयोटा, ये आई जो होता है आयोटा, हमने 12वीं क्लास में पढ़े हैं। जैसे ये इसका मान होता है √-1, इसे हम इस साइड स्क्वायर ला दे तो ये हो जाएगा i² बराबर -1 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये कैसे काल्पनिक संख्या है। ये √-7 का मतलब है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √7 × √-1। ये क्या हो जाएगा, -1 का मान कितना होता है, i होता है, मतलब ये हो जाएगा 7i। तो ये ऐसी सभी संख्याएं काल्पनिक संख्या होती हैं। मैथ्स में ऐसी संख्याओं का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम √3 को क्या लिखेंगे, आयोटा √3, इसे आयोटा बोला जाता है। हम गणित में सिर्फ रियल नंबर का प्रयोग करते हैं, वास्तविक संख्या का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दशमलव संख्या, यानी डेसिमल नंबर्स। दशमलव संख्या भी 2 प्रकार की होती है। पहला हो जाता है शांत दशमलव, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाता है ये।
और एक होता है दूसरा अशांत दशमलव। अशांत दशमलव मतलब ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर। अशांत दशमलव संख्या भी दो टाइप के होते हैं। इसके अंतर्गत एक आ जाता है आवर्ती डेसिमल नंबर और एक आ जाता है अनावर्ती डेसिमल नंबर। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यहां समझ नहीं आएगा, हम नए पेज में पढ़ देखते हैं। यानी टर्मिनेटिंग नंबर हो जाता है। एक हो जाता है अशांत दशमलव, ये हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक, देखिए शांत दशमलव संख्या वे संख्या होती है जिसमें किसी भी संख्या का भाग देने पर वो पूर्णतः चले जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए जैसे हम 3 में 5 का भाग दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, इसके बाद ये समाप्त हो गए। ऐसे हम 13/5 लिख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है 5 दूनी 10 हो जाएगा, उसके बाद पॉइंट 5 छक 30 हो गया। यानी ऐसी कोई भी संख्या जैसे 8.743 ले लो, ये यहां समाप्त हो गई। या कोई भी संख्या ऐसे रैंडम नंबर ले रहे हैं हम, जैसे 9.568, यानी ये समाप्त हो जाने वाली संख्याएं शांत दशमलव के अंतर्गत आती है। अब देखिए अशांत दशमलव संख्या वे संख्याएं होती है जिसमें भाग देने पर वो समाप्त नहीं होती, वो कंटिन्यू चलते रहती है। जैसे मान लीजिए हम 20 में 3 का भाग दे रहे हैं तो ये देखिए ये 6.6666 ये कंटिन्यू चलते रहेगा। ऐसे ही हम 22/7 में किसी संख्या 22/7 पाई का मान होता है, इसका मान कितना हो जाता है 3.14159395, ये कंटिन्यू ऐसा ऐसा चलते रहता है। तो ये ऐसी जो भी संख्याएं आती है इसे हम अशांत दशमलव संख्या कहते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक आवृत्ति वाली होती है जिसमें उसी संख्या की आवृत्ति बार बार होती है, और एक अनावृत्ति संख्या होती है जिसमें अलग अलग टाइप्स के नंबर्स आते हैं। जैसे देखिए 22/7 में 1 4 1 5 9 ये कंटिन्यू अलग अलग संख्याएं आ रही है, जबकि ये 20/3 में एक सीक्वेंस में एक ही जैसी संख्याएं आ रही हैं। इसमें देखिए ये पहला हो जाता है अशांत आवर्ती संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, और इसमें दूसरा होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या। अनावृत्ति दशमलव संख्या इसको क्या बोल देते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होता है। और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स वे संख्याएं होती है जिसमें उसी संख्या की आवृत्ति होती है। जैसे हम 10/3 लिख देते हैं तो ये इसका मान हो जाएगा 3.3333, यानी उसी संख्या की आवृत्ति हो रही है। इसमें जैसे वही उसी संख्या की आवृत्ति हो, जैसे 8.121212 ये कंटिन्यू चलते रहेगा, तो ये ऐसी संख्या है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या हो जाती है। जैसे मान लीजिए 56.453, फिर 453, फिर 453, ये ऐसी कंटिन्यू आगे चलते रहेगी, तो ये हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। अब इसमें अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, इसमें ऐसी संख्याएं आती है जो ना तो खत्म होती है और ना ही रिपीट होती है, मतलब दशमलव के बाद हर बार अलग अलग संख्याएं आती जाती है और वो कंटिन्यू चलते ही रहती है, समाप्त नहीं होती। ऐसी संख्याएं
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स के अंतर्गत आती है। जैसे ये 22/7 जो है, इसका हम मान लिख लेते हैं 3.14, लेकिन एक्चुअल में इसका मान एक्यूरेट नहीं होता, ये कंटिन्यू चलते ही रहता है। 3.1415 के आगे ऐसी संख्या आगे चलती ही रहती है। ये जो हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स के अंतर्गत आता है। जैसे 3.14159395, ये कंटिन्यू चलते रहना है। ऐसी कोई भी संख्या जैसे मान लीजिए 5.143257 यानी ये कंटिन्यू अलग अलग संख्याएं आती रहती, ये हो जाता है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, अब इसमें जो है हम आपको परिमेय अपरिमेय संख्या बताने वाले हैं। तो ये जो संख्याएं होती है ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। अपरिमेय संख्या। और ये जो संख्या है शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव, ये जो होती है ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसका मान कंटिन्यू चलते रहता है, इसका मान समाप्त नहीं होता, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। जबकि जैसे 20/3 ये रिपीटिंग नंबर है और ये नॉन रिपीटिंग नंबर है। ये नॉन रिपीटिंग नंबर है इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, जबकि ये कंटिन्यू चलती रहती है लेकिन ये रिपीट हो रहा है। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 6 की बार। इसलिए ये जो है एक परिमेय संख्या है और ये पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आता है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। पाई जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको मैं बार वाली संख्या को इस टाइप से कैसे बदलते हैं, भिन्न संख्या से बार वाली संख्या कैसे बदलते हैं, बार वाली संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे इसे हमने 6.6 पे बार लिख दिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अभी नंबर्स के बारे में पढ़ लें। अभी हम दूसरे नंबर से देखते हैं, जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, बहुत सारी नंबर्स है, अभी वो देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब इर्रेशनल नंबर्स संख्या हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा रेशनल नंबर्स। अब परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो P/Q के फॉर्म में होता है, और इसमें जो Q होता है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और जो Q है ये एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। अभी पूर्णांक के बारे में बताएंगे, पूर्णांक क्या होता है। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, जैसा 4 एक परिमेय संख्या है, इसे हम 4/1 लिख सकते हैं। 2/3 परिमेय संख्या है, -4/5 परिमेय संख्या है, -5 परिमेय संख्या है, और 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, इसका मान 1 ही होता है। ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मान जो होता है इनफाइनाइट हो जाता है, और इसका मान जो है 0 ही होता है। तो 0 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम अपरिमेय संख्या। जो भी संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती है वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। इसके अंतर्गत ऐसी संख्या आती है √2, √5, √3, इस टाइप की संख्या अपरिमेय संख्या आती है। इसमें पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। जैसे √2 का मान देखिए, ये भी एक क्या होता है, नॉन रिपीटिंग नंबर से होता है। जैसे अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। जैसे √2 का मान क्या होता है, 1.414,
ये कंटिन्यू आगे चलते रहता है। ऐसे ही √3 का मान जो हो जाता है 1.7320, ये कंटिन्यू आगे चलते रहता है। ऐसी सभी संख्याओं का मान कंटिन्यू आगे चलते रहता है। जैसे पाई का हमने जब ही बताए थे 3.141593, ये कंटिन्यू आगे चलते रहता है, इसलिए ये जो है अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। अपरिमेय संख्या में सभी अशांत अनावर्ती संख्या आते हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स जो है अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं परिपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? इसे हम लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या क्या होती है? यानी परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर वे संख्याएं होती है जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर होता है। जैसे उदाहरण लीजिए, जैसे मान लीजिए 6 है एक संख्या, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये जैसे हम 1 + 2 + 3 करते हैं ऐसा, तो ये तीनों को जोड़ने पर हमारे पास 6 आ रहा है। मतलब ये जो संख्या है उसी के बराबर इसके पहले वाले गुणनखंडों को जोड़ने पर 6 आ रहा है, तो ये एक परफेक्ट नंबर है। ऐसे ही 2 अंकों की संख्या में आता है 28। 28 जो है, इसमें देखिए इसका 28 का गुणनफल हो जाता है 1, 2, 4, 7, 14 और ये 28। अब हम देखिए ये 28 को छोड़कर जोड़ेंगे। अब देखिए 14 और 7 21, 21 और 4 हो जाएगा 25, 25 और 2 27 और ये 1 28, तो ये हो गया 28 हो रहा है, इसलिए ये एक परफेक्ट नंबर है। ऐसे 3 अंकों की संख्या का परफेक्ट नंबर हो जाता है 496। ये एक 3 अंकों की संख्या का परफेक्ट नंबर है। 1 अंकों की संख्या में एकमात्र परफेक्ट नंबर 6 है, 2 अंकों की संख्या में एकमात्र परफेक्ट नंबर, 3 अंकों की संख्या में परफेक्ट नंबर 496 है। ठीक है, जैसे देखिए हम इसमें 12 ले लेते हैं, तो 12 के गुणनफल कितने हो जाते हैं? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 6 और 12। इसमें देखिए हम इसके गुणनखंडों को जोड़ते हैं, जैसे 6, 4, 10 हो जाएगा और ये 3, 13 और ये 3 को जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और ये 12 के बराबर नहीं है, इसलिए ये जो 12 है ये परफेक्ट नंबर नहीं है। ये 6 परफेक्ट नंबर है, 28 परफेक्ट नंबर है और 496 एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, आज आपके नंबर्स से जुड़े सभी डाउट्स पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। मैं बहुत प्यार से और बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी आप बने रहे वीडियो में आगे, अभी और हम आगे सभी संख्याओं के बारे में ऐसे ही मैं पूरी डिटेल में बता रहा हूं। अब देखिए हम पढ़ते पूर्णांक संख्या। पूर्णांक यानी इसे बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है। इसके अंतर्गत धनात्मक, ऋणात्मक और 0 सभी संख्याएं आती हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, ये मान लीजिए 0 है, 0 के बाद आगे वाली संख्या 1, 2, ये कंटिन्यू इनफाइनाइट तक के, और इससे पहले -1, -2, ऐसे ही ये अनंत तक के। यानी पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य तीनों शामिल होते हैं। इसमें जो धनात्मक संख्याएं होती है इसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और ये जो माइनस वाली संख्या होती है, ये यहां तक, इसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और जो 0 है इसे हम उदासीन पूर्णांक कहते हैं। ना तो ये धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ये हो जाता है उदासीन पूर्णांक। एक क्वेश्चन आता है कि 0 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है? तो ये सिर्फ पूर्णांक है, ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ये उदासीन पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक संख्या में जैसे 3/2 हो गया, या फिर
3.5 हो गया, इस टाइप की संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं होती है। कोई भी दशमलव वाली संख्या या भिन्न संख्या को हम पूर्णांक संख्या नहीं कहते हैं। पूर्णांक संख्या एक पूरी संख्या होती है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ऐसी संख्याएं पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब हम देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये हो जाएगा होल नंबर। अब पूर्ण संख्या के अंतर्गत, पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 से लेकर के 1, 2, 3 ये कंटिन्यू पॉजिटिव संख्याएं होती हैं। यानी पूर्ण संख्या होल नंबर में 0 भी शामिल होता है और 0 से लेकर के सभी पॉजिटिव संख्या होती है, जैसे 1, 2, 3, 4 या अनंत तक के, इसमें पॉजिटिव संख्या होती है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो ये जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है 0 है, 1 नहीं है, 0 है। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो अपने सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है 0 है, 1 नहीं है, 0 है। इसमें बहुत डाउट रहता है कि 0 है या 1 है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर के अंतर्गत 0 जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसमें भी ऐसी दशमलव वाली संख्या 3.5 हो गया, 4/5 हो गया, या ऐसी इस टाइप की संख्या, ये भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसमें भी हमें एक इस टाइप का नंबर चाहिए होता है। ये इस टाइप की संख्या दशमलव वाली संख्या, भिन्न वाली संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं पूर्ण संख्या हो गया। अब देखते हैं हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या भी बोलते हैं, प्राकृत संख्या भी बोलते हैं, यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जिसे हम गिन सकते हैं। कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम गिन सकते हैं, ऐसी संख्या प्राकृतिक या नेचुरल नंबर होती है। जैसे काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स, जिसे ऐसी संख्या जिसे हम गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4 इस टाइप की संख्या को हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या। इसके अंतर्गत 0 नहीं आता है। ठीक है, इसमें आ जाता है 1 से लेकर के 1, 2, 3 सभी पॉजिटिव संख्या जो है अनंत तक के, ये हो जाती है अपनी प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। ऐसी संख्या जिसे हम गिन सकते हैं, वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। इसमें भी पॉइंट वाले संख्या नहीं आते हैं, पॉइंट वाले कोई भी संख्या नहीं आते हैं, जैसे 0.5 या फिर जैसे भी 3.6 ऐसे कोई भी संख्या नहीं आती है, 3/2 ऐसे भिन्न और पॉइंट वाले कोई भी संख्या प्राकृत संख्या में नहीं आती। मतलब इन तीनों संख्या में पॉइंट वाली भी संख्या नहीं आती है, भिन्न वाली संख्या भी नहीं आती, एक नंबर्स जो आते हैं वही आते हैं। ठीक है, अब इसी में हम देख लेते हैं सम संख्या और विषम संख्या। ये तो सभी को पता रहता है, सम और विषम, इवन और ये हो जाता है ऑड, इवन नंबर और ऑड नंबर। देखिए सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, और ये 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। पूर्णतः बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूर्णतः विभाजित ना हो। इसके अंदर देखिए सम के अंतर्गत कैसी संख्या आती है? सम में 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये कंटिन्यू। ऐसे ही इसमें 0 भी एक सम संख्या है। ठीक है, 0 को भी सम संख्या में माना जाता है। ऐसे ही इसमें -2, -4, -6 माइनस वाली संख्या, प्लस वाली संख्या जो भी हो, और 0 जो भी है जिसमें 2 का भाग जा सकता है, वो सभी संख्याएं सम संख्या के अंतर्गत आती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अतः सम संख्या में ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूर्णतः चले जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो
चाहे वो निगेटिव हो, ऐसी सभी संख्याएं सम संख्या के अंतर्गत आती है। इसमें 0 भी एक सम संख्या है, इसे याद रखना है। अब देखते हैं हम विषम संख्या। विषम संख्या जो है जिसमें 2 की भाग पूर्णतः नहीं जाती, तो जैसे ये हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, इस टाइप से। ऐसा ही -1, -3, -5, -7, इस टाइप की संख्याएं विषम संख्या हो जाती है। ठीक है, अब हम संख्याओं में और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं बताते हैं। आज आपका सभी संख्याओं से जुड़े सभी डाउट्स पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। अब ध्यान से पढ़े, आपको एक ही वीडियो में संख्याओं से जुड़ी सभी डाउट्स पूरी तरह क्लियर हो जाना है। बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके आपको बताया जा रहा है हर एक चीज। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर देखिए, ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से कटे, ऐसी संख्या जो होती है अभाज्य संख्या होती है। मतलब ऐसी संख्या जो सिर्फ 1 से या फिर स्वयं से कटे, और हम इसे ऐसे बोल सकते हैं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर हो, यानी कि जिसके सिर्फ एकमात्र एक फैक्टर हो और दूसरा वही संख्या फैक्टर हो, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी जिसके सिर्फ, यहां पे हम लिख देते हैं, जैसे जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं फैक्टर। ये हो जाएगा इसकी परिभाषा। हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण हो जाता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे ही कंटिन्यू और आगे। ठीक, अब यहां पर देखिए, इसमें बहुत से लोग गलत करते हैं कि 2 एक अभाज्य संख्या है, ये 2 एक सम संख्या है, लेकिन ये अभाज्य संख्या है। अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, 2 सम संख्या इसलिए भाज्य संख्या में गिन लेते, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है 2 के सिवाय जो सम हो और अभाज्य हो। एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है। हमने अभी अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या बताए, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो वो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। अब देखिए, जैसे ये 2 है, इसके फैक्टर सिर्फ 2 है, या तो 1 है या फिर स्वयं 2 है, इसलिए ये 2 अभाज्य संख्या है। जैसे 3 का देखिए, 3 का फैक्टर क्या है, या तो 1 है या तो 3 है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। ठीक, अब देखिए, एक जो है, ये एक जो है, ये न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। एक जो है, ये भी क्वेश्चन आता है, एक क्या है, एक न तो भाज्य है, न भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। क्योंकि देखिए, हमने बताया अभी, जैसे परिभाषा आपको, अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 गुणनखंड हो, और भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 3 गुणनखंड हो या 3 से अधिक गुणनखंड हो, वो भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या के लिए 2 गुणनखंड कंपलसरी चाहिए और भाज्य संख्या के लिए 3 चाहिए, इसलिए एक ना तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 1 से लेकर के 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 1 से लेकर के 25 तक की जो है 9 अभाज्य संख्या है। जैसे देखिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से लेकर के 25 तक के 9 अभाज्य संख्या है। अब देखिए, 25 से लेकर के 50 तक के, 25 से 50 तक के 6 अभाज्य संख्या है। जैसे इसमें देखिए, इसमें आ जाएगा 29, 31, फिर आ जाएगा 37, 41, इसके बाद आ जाएगा 43 और 47। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ऐसे ही
50 से लेकर के 75 तक, इसमें भी 6 अभाज्य संख्या है। इसमें क्या हो जाएगा, 53, 59, उसके बाद आ जाएगा 61, फिर 67, फिर आ जाएगा 71, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 73। ठीक है, ये हमें याद करके रखना है क्योंकि एग्जाम हॉल में हमें याद नहीं आते और इससे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा आ जाएगा कि 50 से लेके 75 तक की प्रथम 3 संख्याओं का योगफल बताइए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो ये हमें याद रखना है। अब ऐसे ही हम और बता देते हैं, 75 से लेकर के 100 तक के जो होती है अभाज्य संख्या, ये होती है 4। ठीक है, ये हो जाएगा 79, 83, इसके बाद में है 89 और 97। ये 4 संख्या हो जाएगी 75 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्या। ये चीजें हमें याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं यहाँ से, ये हमें याद कर लेना है कि 1 से 25 तक के अभाज्य संख्या कितनी है, तो हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए 9 है। 1 से लेकर के 50 तक के पूछ ले तो ये हमें दोनों को जोड़ के लिखना है, 9 और 6 15। इस टाइप से हमें याद होना चाहिए। अब हम आपको 1 से लेकर के 1000 तक के कितनी कितनी अभाज्य संख्या है वो लिखवा देते हैं। अभी और 10 मिनट का वीडियो बचा है, फिर पूरी तरह क्लियर हो जाएगा पूरा नंबर सिस्टम में, नंबर्स वाले पूरे चैप्टर्स पूरी तरह क्लियर है। ठीक है, इसमें देखिए अभाज्य संख्या लिख रहे हैं हम, है ना, अभाज्य संख्या लिख रहे हैं। ये देखिए 1 से लेकर के 25 तक के हमारे पास होता है 9 अभाज्य संख्या। ठीक है, अब 1 से लेकर के 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी है अपने पास, इसमें 6 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 15 अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर के 75 तक के हमारे पास अभाज्य संख्या है 21। उसके बाद 1 से लेकर के 100 तक के अभाज्य संख्या 25 है। ऐसे 1 से लेकर के 125 तक के अभाज्य संख्या 30 है। ऐसे ही 1 से लेकर के 150 तक 35 अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर के 175 तक के फिर से 5 जुड़ जाएगा, 40 अभाज्य संख्या है। ठीक है, और 1 से लेकर के 200 तक के 46 अभाज्य संख्या है। ठीक है, और एक बता देते हैं हम, इसमें 1 से लेकर के 1000 तक 168 अभाज्य संख्या है। ठीक है, इस टाइप से हमें अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। ये 1 से लेकर के 25 तक 9, 1 से 50 तक के 15, 1 से 75 तक के 21, 1 से 100 तक के 25 अभाज्य संख्या है। ऐसे 1 से 125 तक के 30 अभाज्य संख्या है। 1 से 150 तक के 35 अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 1 से 175 तक 40 अभाज्य संख्या है। 1 से लेके 200 तक 46 अभाज्य संख्या है, और 1 से लेके 1000 तक के 168 अभाज्य संख्या है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि 1 से लेकर के 75 तक के कितनी अभाज्य संख्या है, तो ये 21 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें हम आपको एक और बता देते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये जो है 2 है, लेकिन ये सम संख्या है। इसमें एक क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, विषम अभाज्य संख्या, तो ये हो जाता है 3। ये डाउट वाले क्वेश्चन है। इसमें एक आता है एकमात्र सम अभाज्य संख्या, ये जो है ये 2 है। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा अभाज्य संख्या क्लियर। इसमें अब हम एक जुड़वा अभाज्य संख्या और एक सह अभाज्य संख्या देख लेते हैं, फिर अभाज्य संख्या क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए हम पढ़ते हैं जुड़वा
अभाज्य संख्या, इसे हम पढ़ते नहीं है, लेकिन ये पिछले साल एमपी पुलिस आरक्षक परीक्षा में इससे क्वेश्चन आया था। जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इसमें क्या होता है? ऐसी संख्या, इसमें क्या होता है? ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच दो का अंतर हो, जिनके बीच दो का अंतर हो, वो क्या हो जाता है? ट्विन प्राइम नंबर, मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे ले लीजिए 3 5, ठीक है, 5 7, ठीक, और क्या आ जाएगा? 11 13 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 17 19 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में दो दो का अंतर है, तो ये एक जुड़वा अभाज्य संख्या है। ये एमपी पुलिस 2021 जो आरक्षक परीक्षा हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन था। ऐसे में 4 ऑप्शन दे दिए थे और उसमें पूछा गया था कि जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सा है। जैसे हमें मान लीजिए 3 और 7 दे दिया, तो एक जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 4 का अंतर है। इसमें जैसे देखिए 29 और 31, ऐसे ही 41 और 43, ये सभी जो है जुड़वा अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर है। ये जो है इनके बीच में दो का अंतर नहीं है, इसलिए ये जुड़वा प्राइम नंबर नहीं है। ये क्वेश्चन आता है, इसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम ये जुड़वा अभाज्य संख्या पढ़ते ही नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये एमपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, 2021 में आया था, ठीक है। अब देखिए सह अभाज्य संख्या पढ़ते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है। सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसे कहते हैं हम को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ये क्या होता है? ऐसी कोई भी संख्या जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF उसका 1 होता है। मतलब ऐसी कोई भी संख्या जिसमें समान संख्या का भाग एक साथ न जाता हो, ऐसी संख्या को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए 2 और 25 एक सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 है। इसमें 5 का भाग जा रहा है, लेकिन इसमें 5 का भाग नहीं जा रहा है। इसमें 2 का जा रहा है, लेकिन इसमें 2 का नहीं जा रहा है, तो ये एक सह अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 9 और 16 ये भी एक सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है। इसमें 4 का जा रहा है, इसमें 4 का नहीं जा रहा है। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे तो 1 है, इसलिए ये जो है एक सह अभाज्य संख्या है। इसी में जैसे देख लीजिए 3 5, ये भी एक सह अभाज्य संख्या है। ऐसे ही और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 21 25, देखिए इसमें 3 का भी जा रहा है, 7 का भी भाग जा रहा है, लेकिन इसमें ना तो 3 का जा रहा है, ना ही 7 का जा रहा है, इसलिए ये दोनों भी एक सह अभाज्य संख्या है। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 है, इसलिए इसे हम सह अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक। अब इसी में हम देख लेते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसे यौगिक संख्या भी कहते हैं। यौगिक संख्या इंग्लिश में क्या हो जाएगा? डिविजिबल, और यौगिक को क्या बोल देंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये क्या होता है? देखिए इसके क्या होते हैं? 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब ऐसी कोई भी संख्या जिसमें एक और स्वयं उसी के सिवाय किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, इसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए भाज्य संख्या के एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए 4 के देखिए 4 के जो गुणनखंड है 1 है, 2 है और 4 है, मतलब 4 के 3 गुणनखंड है, इसलिए एक भाज्य संख्या है। ऐसी 6 का देखिए, इसका 1 का भी भाग जाता है, इसमें 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, स्वयं 6 का भी जाता है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है।
इसके और उदाहरण जैसे 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो गया, 15 हो गया, इस टाइप से ऐसी संख्या जिसके 3 गुणनखंड है भाज्य संख्या है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से लोग इसे गलत करते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 है। हम इसमें 2 लगाते हैं, कोई 3 लगाता है, कोई कुछ लगाता है, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 है। भाज्य संख्या का जो परिभाषा है भाज्य संख्या की, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। एकमात्र पहली संख्या ऐसा है जिसके 3 गुणनखंड हो, वो 4 है। इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 है। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं आपको, एक जो है इसे न तो भाज्य मानते हैं और न ही अभाज्य मानते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से सभी संख्याएं हमने कंप्लीट कर दी हैं सिस्टेमेटिक तरीके से, और बहुत ही आसान और बहुत सरल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश किया है, और सभी संख्याओं को मैंने विस्तृत रूप से समझाने की पूरी कोशिश किया है। जो भी आपको बताया गया है इसको आप एक नोट्स में कंटिन्यू लिख ले, क्योंकि किसी भी बुक में सभी संख्या को इस टाइप से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। आपको खुद से अपना नोट्स बनाना पड़ेगा और नोट्स में खुद से इस टाइप से लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बुक में कहीं कोई संख्या छोटी हुई है, कहीं कोई संख्या छोटी हुई, तो हमें एक साथ सभी संख्या को अपने नोट्स में अपने अनुसार लिखना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो बने रहे चैनल पर, और आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बने रहे चैनल के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।